ये उस जमाने की बात है जब दुनिया में इंसाफ की कीमत सोने से ज्यादा थी, मगर मिलता सोने से भी कम था। जब ताकतवर के सामने कमजोर की आवाज हवा में खो जाती थी। जब अमीर के महल और गरीब की झोंपड़ी के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया का फर्क था। उसी जमाने में, उसी दुनिया में एक छोटे से गांव में एक लड़की थी। उसका नाम था मरियम। मरियम बिन्त इब्राहिम अल अंसारी। ये नाम उसकी माँ ने रखा था। उसकी माँ एक नेक, पाक दामन और खुदापरस्त औरत, जो जिंदगी की हर मुश्किल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मरियम की माँ का नाम था जैनब। जैनब ने अपनी बेटी को वो सब दिया था जो एक माँ दे सकती है: मोहब्बत, तरबियत, ईमान और सब्र। मरियम का बाप इब्राहिम एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो उसी जमीन में दिन रात मेहनत करता था। उसके हाथ खुरदरे थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसकी आंखों में थकान थी, मगर उसके दिल में एक ऐसी रोशनी थी जो उसे हर तकलीफ में सीधा रखती थी। वो गांव जहां मरियम रहती थी, उसका नाम था क्रियाइस्ब्र। ये गांव एक बड़े शहर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादा थे, उनकी जिंदगी सादा थी। रोटी, पानी, खेत, नमाज, यही उनकी दुनिया थी। मरियम की उम्र 19 साल थी, मगर 19 साल की उम्र में उसके अंदर जो पक्कापन था, जो समझ थी, जो गहराई थी, वो उम्र से बहुत आगे थी। उसकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो देखने वालों को चौंका देती थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो गरीबी और तकलीफ के बावजूद नहीं टूटता था। मरियम पढ़ी लिखी थी, उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा। उसके बाप ने ये कोशिश की थी कि उसकी बेटी को इल्म मिले। गांव के एक बुजुर्ग आलिम शेख अब्दुल्ला, उन्होंने मरियम को पढ़ाया था कुरान, फिक़ह, तारीख और जिंदगी का इल्म। शेख अब्दुल्ला कहते थे कि इस लड़की में एक ऐसी बात है जो आम नहीं है, एक ऐसी समझ जो पढ़ाई से नहीं, अल्लाह की तरफ से मिलती है। मरियम की जिंदगी में सब कुछ ठीक था। गरीबी थी मगर सुकून था, मुश्किलें थी मगर ईमान था, तकलीफें थी मगर परिवार था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन को याद करने से पहले उस बादशाह को जानना जरूरी है जिसकी वजह से मरियम की जिंदगी में वो तूफान आया। उस सल्तनत का बादशाह था सुल्तान जाबिर इब्न कहर। सुल्तान जाबिर एक ताकतवर बादशाह था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पास दौलत थी, फौज थी, ताकत थी, मगर उसके पास एक चीज नहीं थी, और वो चीज थी इंसाफ। सुल्तान जाबिर एक ऐसा बादशाह था जिसके लिए ताकत ही सब कुछ थी। वो ये मानता था कि जो ताकतवर है वो सही है, जो कमजोर है वो गलत है। उसके दरबार में अमीर लोगों की सुनी जाती थी, गरीब लोगों की फरियाद वो दरबार तक पहुंचने से पहले ही दब जाती थी। उसके वजीर, जिनका नाम था हारून, एक चालाक और मक्कार इंसान था। उसने बादशाह के कान में हमेशा वही बातें डाली जो उसे सुनना अच्छा लगता था। उसने बादशाह को कभी सच नहीं बताया। उसने हमेशा बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई, और इसी वजह से सल्तनत में जुल्म बढ़ता रहा। किसानों पर टैक्स इतना था कि उनके पास खाने के लिए मुश्किल से रहता था। अगर कोई टैक्स नहीं दे सकता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। बाजार में बेईमान व्यापारी अमीर होते जा रहे थे और गरीब मजदूर भूखे रहते थे। इस सल्तनत में एक और शख्स था जिसका नाम था अमीर फारूक। अमीर फारूक सुल्तान जाबिर का सबसे करीबी दोस्त और सबसे अमीर जमींदार। उसके पास सल्तनत की सबसे ज्यादा जमीनें थी और उसकी नजर हमेशा और ज्यादा पर रहती थी। अमीर फारूक की नजर जब उस पहाड़ी इलाके पर पड़ी जहां क्रियाइस्ब्र बसा था, तो उसके मन में लालच का एक बड़ा कीड़ा जाग उठा। वो जमीन जिस पर मरियम के बाप इब्राहिम जैसे किसान सदियों से खेती कर रहे थे, अमीर फारूक उसे हड़पना चाहता था। और जब अमीर फारूक कुछ चाहता था तो वो पाने का रास्ता निकाल लेता था। उसने बादशाह के कान में एक झूठी बात डाली कि उन किसानों ने टैक्स नहीं दिया, कि वो बागी है, कि उनकी जमीन सरकारी होनी चाहिए। और बादशाह ने बिना जांच किए, बिना सच सुने हुक्म दे दिया। वो हुक्म था, क्रियाइस्ब्र की जमीनें जब्त करो। जिस दिन बादशाह के सिपाही उस गांव में आए, उस दिन मरियम खेत में थी। उसके बाप इब्राहिम भी वही थे। सिपाही आए, उन्होंने हुक्म सुनाया, जमीन जब्त। इब्राहिम के पांव कांप गए। ये जमीन, यही उसकी पूरी जिंदगी थी, यही उसके बच्चों का खाना था, यही उसके बाप ने उसे दी थी, और उसके बाप ने उनके बाप को। इब्राहिम ने फरियाद की, उसने सफाई देने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने नहीं सुना। मरियम ने ये सब देखा। उसकी आंखों में पानी आया, मगर वो रोई नहीं। उसने अपने बाप को देखा जो कांप रहे थे, जो टूट रहे थे। उसने अपनी माँ को देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी और उनके होंठ कांप रहे थे।
और मरियम के अंदर, उस नौजवान लड़की के अंदर कुछ जागा, एक ऐसा जज्बा जो डर से नहीं, ईमान से आता था। उसने फैसला किया वो बादशाह के दरबार में जाएगी, अकेले, बिना किसी के, और वो इंसाफ मांगेगी। उसके बाप ने मना किया, उसकी माँ ने मना किया, गांव के लोगों ने मना किया। सबने कहा वो बादशाह है, तुम एक गरीब किसान की बेटी, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम वहाँ जाओगी तो शायद वापस नहीं आओगी। मगर मरियम ने सबकी बात सुनी और फिर भी उसका फैसला नहीं बदला। उस रात मरियम ने बहुत देर तक नमाज पढ़ी। उसने सजदे में रोकर अल्लाह से मांगा कि अगर ये सफर हक का है तो उसके लिए रास्ता खोल दे, अगर ये गलत है तो उसे रोक दे। और उसके दिल में एक सुकून आया, वो सुकून जो तब आता है जब दिल को यकीन हो जाए कि वो सही राह पर है। अगली सुबह की नमाज के बाद मरियम निकल पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, उसके पैरों में साधारण जूतियां थी, उसके चेहरे पर दुपट्टा था और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो डर नहीं जानती थी। पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, दुआएं, और सामने था एक लंबा रास्ता। बादशाह के शहर तक पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर था। मरियम चल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, वो नहीं जानती थी कि बादशाह उसकी बात सुनेगा या नहीं, वो नहीं जानती थी कि ये सफर उसे कहाँ ले जाएगा, मगर वो ये जरूर जानती थी कि अल्लाह देख रहा है और यही एक बात उसे चलाए रखने के लिए काफी थी। आगे जो होने वाला था वो इस किस्से का सबसे हैरतंगेज और सबसे सबकामोज हिस्सा था, और उसके लिए आगे का किस्सा सुनना होगा। 3 दिन का सफर मरियम के लिए एक इम्तिहान था। पहले दिन रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। मरियम चलती रही, थकान आई मगर कदम नहीं रुके। उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपना बोझ उठाने में तकलीफ महसूस कर रही थी। मरियम रुकी, उसने उस औरत का बोझ उठाया, उसे उसके घर तक पहुंचाया। वो औरत ने उसे दुआएं दी और खाना खिलाया। दूसरे दिन रास्ते में एक पुल था जो टूटा हुआ था। एक बच्चा उस टूटे पुल पर अकेला खड़ा था, डरा हुआ, आगे जाने में असमर्थ। मरियम ने उस बच्चे को गोद में उठाया और पानी पार कराया। उस बच्चे के बाप ने, जो दूसरी तरफ से आ रहा था, उसका शुक्रिया अदा किया और उसे रात की पनाह दी। तीसरे दिन मरियम शहर के करीब पहुंची। दूर से शहर दिख रहा था, बड़ा, रोशन, आबाद, ऊंची मीनारे, बड़े दरवाजे, शाही महल जिसकी छत पर सोने का काम था। मरियम उस शहर को देखकर रुक गई। उसके दिल में एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए डर आया। वो एक गरीब किसान की बेटी थी, एक छोटे से गांव की लड़की, और वो यहाँ आई थी उस बादशाह से लड़ने जो पूरी सल्तनत का मालिक था। मगर फिर उसे अपनी माँ की वो बात याद आई जो उन्होंने बचपन में कही थी, मरियम, जब भी डर लगे याद कर कि अल्लाह तेरे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे नहीं रोक सकती। मरियम ने लंबी सांस ली और वो आगे बढ़ गई। शहर के दरवाजे पर पहरेदार थे। उन्होंने मरियम को देखा, एक साधारण लड़की, साधारण कपड़े, हाथ में एक छोटी पोटली। पहरेदारों ने उसे रोका। मरियम ने बताया कि वो बादशाह से मिलना चाहती है, इंसाफ मांगने आई है। पहरेदार हंसे, उनके लिए ये हास्यास्पद था। एक गरीब लड़की बादशाह से मिलने आई है। मगर मरियम हंसी में शामिल नहीं हुई। उसने शांत आवाज में मगर दृढ़ता से कहा कि हर नागरिक को बादशाह से इंसाफ मांगने का हक है, ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। उस लड़की की आंखों में कुछ था, एक ऐसी बात जो उन्हें रोकती रही। उन्होंने उसे शहर में आने दिया, मगर दरबार में जाना ये इतना आसान नहीं था। शहर के अंदर वजीर हारून का एक खास आदमी था जिसका नाम था नासिर। नासिर का काम था ये देखना कि दरबार तक कौन पहुँचे और कौन नहीं। अमीरों की फरियाद सीधे दरबार, गरीबों की फरियाद एक लंबी कतार जो कभी कभी महीनों तक चलती थी और अक्सर बिना सुने खत्म हो जाती थी। मरियम कतार में लग गई। वहाँ बहुत से लोग थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर कोई किसी न किसी मुश्किल लेकर आया था। उनके चेहरों पर थकान थी, निराशा थी। मरियम उनके बीच बैठ गई। उसने उनकी बातें सुनी और जितनी बातें उसने सुनी उतना उसे एहसास हुआ कि ये मसला सिर्फ उसके बाप की जमीन का नहीं था, ये पूरी सल्तनत का मसला था। हर तरफ से जुल्म की कहानियां थी। किसी की जमीन गई, किसी का घर गया, किसी का बेटा बेगार में पकड़ा गया, किसी की दुकान बंद करवाई गई, और सबकी फरियाद दरबार तक नहीं पहुंच रही थी। मरियम उस रात उस कतार के पास ही बैठी रही। उसने तहज्जुद पढ़ी। उसने अल्लाह से मांगा कि उसे रास्ता दिखाए। और रात के आखिरी पहर में एक बात उसके जहन में आई, एक ऐसी बात जो शायद किसी और के जहन में नहीं आती। वो सोचने लगी, अगर दरबार का रास्ता बंद है
तो और क्या रास्ता हो सकता है? सीधे बादशाह तक पहुंचने का कोई और तरीका? वो जानती थी कि बादशाह जुमे के दिन शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है। जुमे में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मरियम ने फैसला किया, वो दरबार के रास्ते से नहीं जाएगी, वो मस्जिद के रास्ते से जाएगी। उन 2 दिनों में मरियम ने वो किया जो उसे करना था। उसने उस कतार में बैठे सब लोगों की कहानियां सुनी। उसने उन्हें लिखा, एक एक शब्द, एक एक तफसील। उसने अपनी पोटली में से एक पुरानी दावात निकाली जो शेख अब्दुल्ला ने उसे दी थी और एक कागज पर सब लिखा। हर मजलूम की कहानी, हर जुल्म का ब्यौरा, हर तारीख, हर जगह, हर नाम। जब वो दस्तावेज तैयार हुआ तो मरियम ने उसे पढ़ा और उसे खुद भी एहसास हुआ ये एक मामूली फरियाद नहीं थी, ये पूरी सल्तनत के जुल्म की एक मुकम्मल तस्वीर थी। जुमे का दिन आया। मरियम सुबह जल्दी उठी। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और फिर शाही मस्जिद की तरफ निकल पड़ी। शाही मस्जिद वो सल्तनत की सबसे बड़ी मस्जिद थी। उसके बड़े बड़े दरवाजे थे। उसके आंगन में सैकड़ों लोग आते थे और जुमे के दिन बादशाह खुद आता था। मरियम वहां पहुंची। उसने देखा मस्जिद के दरवाजे पर सिपाही थे, बादशाह के खास पहरेदार। मरियम कतार में खड़ी हो गई। जब जुमे की नमाज का वक्त आया, लोग मस्जिद में दाखिल होने लगे। मरियम भी दाखिल हुई। मस्जिद के अंदर एक बड़ा शानदार मंजर था। सफेद संगमरमर, ऊंची छत, बड़े बड़े झूमर और आगे की सफ में बादशाह सुल्तान जाबिर। मरियम ने उसे देखा। वो पहली बार किसी बादशाह को इतने करीब से देख रही थी। सुल्तान जाबिर 50 के करीब उम्र, चौड़े कंधे, सख्त चेहरा, आंखों में एक ठंडापन। उसके कपड़े कीमती थे। उसके आसपास पहरेदार थे। नमाज हुई। नमाज के बाद जब लोग उठने लगे, मरियम ने वो किया जो उसने सोचा था। वो आगे बढ़ी। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, मगर मस्जिद में कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये उसे पता था। वो बादशाह के सामने खड़ी हो गई। पूरी मस्जिद में एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस लड़की पर थी जो बादशाह के सामने खड़ी थी। बादशाह ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और शायद एक हल्का सा गुस्सा भी। मरियम ने वो कागज जो उसने उन 2 दिनों में लिखा था बादशाह की तरफ बढ़ाया और फिर उसने उस पूरी मस्जिद में सबके सामने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर बादशाह जम गया। वो बात, वो एक जुमला जो मरियम ने कहा था, वो यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो बात जानने के लिए आगे का किस्सा सुनना होगा। मगर इतना जरूर जानो, उस जुमले ने बादशाह के चेहरे का रंग बदल दिया। जुमे की नमाज के बाद उस मस्जिद में जो हुआ उसकी चर्चा शहर में दिनों तक रही। एक नौजवान लड़की जो बादशाह के सामने खड़ी हो गई। उसने कागज बढ़ाया और उसने बादशाह से वो सवाल पूछा जो पूरी सल्तनत में कोई नहीं पूछ सका था। उसने पूछा, जहांपनाह, आप इस मस्जिद में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, क्या आप अल्लाह को जवाब दे सकते हैं जब वो आपसे पूछे कि आपकी सल्तनत में आपके बंदे भूखे सो रहे थे और आप महल में थे? ये जुमला, इस जुमले ने पूरी मस्जिद में एक अजीब सन्नाटा पैदा किया। बादशाह सुल्तान जाबिर, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, उस लम्हे में जम गया। उसने मरियम को देखा। उस लड़की की आंखों में डर नहीं था, हठ धर्मिता नहीं थी, गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो आईने की तरह थी। बादशाह के पहरेदार आगे बढ़े उस लड़की को पकड़ने के लिए। बादशाह ने हाथ उठाया, रुको। सब रुक गए। बादशाह ने उस कागज को देखा जो मरियम ने बढ़ाया था। उसने उसे लिया और फिर उसने मरियम को देखकर कहा, कल दरबार में आओ, बस इतना। और वो चला गया। मरियम खड़ी रही। उसके आसपास के लोग, कुछ हैरान, कुछ डरे हुए, कुछ उत्सुक, सब उसे देख रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी जो मस्जिद के एक कोने में था उसके पास आया। उसने मरियम को देखा और धीरे से कहा, बेटी, तुमने जो किया, या तो ये तुम्हारी नजात होगी या तुम्हारी तबाही। मरियम ने उस बुजुर्ग को देखा और कहा, जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। उस रात मरियम उसी मस्जिद में रही। उसने रात भर इबादत की। अगले दिन सुबह दरबार का रास्ता इस बार आसान था। बादशाह ने हुक्म दिया था, उस लड़की को आने दो। जब मरियम दरबार में दाखिल हुई तो उसने जो देखा वो उसकी उम्मीद से अलग था। दरबार में बहुत से लोग थे, बड़े बड़े अमीर, वजीर, दरबारी। सबने मरियम को देखा, कुछ हिकारत से, कुछ हैरानी से। बादशाह तख्त पर था। वजीर हारून उसके बाई तरफ था और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी। मरियम आगे बढ़ी। उसने बादशाह को सलाम किया, अदब से, मगर झुककर नहीं। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसने वो कागज निकाला जो मरियम ने दिया था और उसने पूछा, ये सब कहाँ से लिखा? मरियम ने बताया कि वो 2 दिन उस कतार में बैठी रही
जहाँ मजलूम लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। उसने उनकी बातें सुनी और लिखी। बादशाह ने कागज पर नजर डाली। वजीर हारून ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये एक अनपढ़ किसान की बेटी है, इसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मरियम ने वजीर की तरफ देखा और उसने कहा, वजीर साहब, मैं अनपढ़ नहीं हूँ और इस कागज पर जो लिखा है वो झूठ नहीं है। हर नाम, हर तारीख, हर जगह सब सच है। अगर आपको शक है तो जांच कर लीजिए। वजीर हारून का चेहरा लाल हो गया। बादशाह ने एक हाथ उठाया। हारून चुप। हारून चुप हो गया। बादशाह ने मरियम से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मरियम ने जवाब दिया, मेरे बाप की जमीन गलत तरीके से जब्त कर ली गई है, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ। बादशाह ने पूछा, और वो कागज, वो बाकी सब लोगों की बातें, वो क्यों लिखी? मरियम ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, जहांपनाह, क्योंकि जब मैंने अपनी तकलीफ के साथ दूसरों की तकलीफें देखी तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ सकती थी। अगर इंसाफ मिलना है तो सबके लिए मिलना चाहिए। दरबार में एक हल्की हलचल हुई। बादशाह कुछ देर चुप रहा। वो उस लड़की को देख रहा था। उसकी उम्र 19 साल, उसके कपड़े साधारण, उसकी जुबान सधी हुई, उसकी आंखें बेखौफ। बादशाह के मन में कुछ था, वो खुद नहीं जानता था क्या था। उसने हुक्म दिया, इस मामले की जांच होगी, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। इस लड़की को शहर में रहने की जगह दी जाए। वजीर हारून ने तुरंत कहा, जहांपनाह, जरूरत नहीं, ये अपने गांव वापस जा सकती है। बादशाह ने हारून को देखा, एक ऐसी नजर जो हारून को चुप करा दे। फिर बादशाह ने कहा, मैंने जो कहा वही होगा। मरियम को महल के एक छोटे से कमरे में रखा गया। वो कमरा साधारण था मगर मरियम के लिए काफी था। उस रात मरियम ने सोचा, जांच होगी 3 दिन, और जांच करने वाले वो बादशाह के अपने लोग होंगे। क्या वो सच बताएंगे या वजीर हारून उन्हें पहले ही समझा देगा? मरियम जानती थी ये आसान नहीं होगा, मगर वो ये भी जानती थी अल्लाह का हिसाब सबसे पक्का है। और अगले 3 दिन वो सबसे मुश्किल 3 दिन होने वाले थे, क्योंकि वजीर हारून ने उस रात जो चाल चली, उसने सब कुछ उलट देने की कोशिश की। और उस चाल का और मरियम के उस चाल से निकलने का वो किस्सा आगे है। वजीर हारून उस रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में वो लड़की थी, वो कागज था, वो सवाल था जो उसने बादशाह से पूछा था। हारून जानता था अगर जांच हुई, अगर सच सामने आया तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने खुद ही अमीर फारूक के साथ मिलकर वो जमीनें जब्त करवाई थी। उसने खुद ही बादशाह को झूठी बातें बताई थी। अगर ये सब सामने आया तो उसकी कुर्सी जाएगी, शायद उसका सिर भी। हारून ने रात भर सोचा और सुबह होने से पहले उसने एक साजिश तैयार की। उसने सबसे पहले उस जांच टीम को बुलाया जिसे बादशाह ने मरियम के मामले की जांच के लिए भेजा था। उन तीनों अफसरों को जो जांच करने वाले थे, हारून ने एक एक करके मिला। उसने उन्हें लालच दिया, उसने उन्हें डराया और उसने उन्हें साफ कह दिया, जांच में वही मिलेगा जो हारून चाहता है। नहीं तो उन तीनों अफसरों ने हामी भर ली। मगर हारून यही नहीं रुका। उसने अमीर फारूक को खबर भेजी कि वो मरियम के खिलाफ एक गवाह तैयार करे। कोई ऐसा इंसान जो दरबार में ये कहे कि मरियम के बाप ने टैक्स नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बगावत की कोशिश की। अमीर फारूक ने पैसों के लालच में एक ऐसा इंसान खरीद लिया। उसका नाम था सुलेमान, एक बेईमान आदमी जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। 3 दिन बाद दरबार में जब जांच रिपोर्ट आई तो वो वही थी जो हारून चाहता था। झूठी रिपोर्ट और गवाह सुलेमान जो दरबार में आकर झूठ बोला। उसने कहा कि मरियम के बाप इब्राहिम ने न सिर्फ टैक्स नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गांव के लोगों को बादशाह के खिलाफ भड़काया। दरबार में ये सुनकर एक हलचल हुई। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। मरियम ने वो झूठ सुना, उसका दिल भारी हुआ, मगर उसके चेहरे पर घबराहट नहीं आई। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और फिर आंखें खोली। उसने बादशाह से इजाजत मांगी कि वो उस गवाह से कुछ सवाल पूछे। बादशाह ने इजाजत दी और फिर मरियम ने जो किया वो उसके उस इल्म का नतीजा था जो उसे शेख अब्दुल्लाह ने दिया था। उसने सुलेमान से बड़े सादे, बड़े शांत सवाल पूछे। पहला सवाल, तुम क्रिया इस्ब्र में कब गए थे? सुलेमान ने एक तारीख बताई। मरियम ने अपने काग से देखा और बताया कि उस तारीख को उस गांव में एक बड़ा बाढ़ आया था। सारे रास्ते बंद थे, कोई बाहर का इंसान उस दिन गांव नहीं पहुंच सकता था। दरबार में एक हलचल हुई। दूसरा सवाल, तुमने मेरे बाप को कहाँ बात करते सुना? सुलेमान ने एक जगह बताई। मरियम ने बताया, वो जगह गांव से बाहर एक खंडहर है, वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ कोई जाता नहीं। सुलेमान के चेहरे पर पसीना आ गया। तीसरा सवाल, तुमने कितने लोगों को वहाँ देखा? सुलेमान ने कहा 5-6। मरियम ने कहा, उनके नाम बताओ।
सुलेमान चुप हो गया। उसके पास नाम नहीं थे क्योंकि वो झूठ था। दरबार में अब एक गहरी खामोशी थी। बादशाह ने सुलेमान को देखा। सुलेमान का चेहरा सफेद था। बादशाह ने एक हुक्म दिया, सुलेमान को रोको। सिपाहियों ने सुलेमान को पकड़ लिया। सख्त पूछताछ में सुलेमान ने सब उगल दिया। उसने बताया कि उसे किसने भेजा। उसने अमीर फारूक का नाम लिया और फिर एक और जांच का हुक्म हुआ। इस बार बादशाह के खास और भरोसेमंद आदमियों ने जांच की। वो सच सामने लाई। हारून की साजिश उजागर हुई। अमीर फारूक की बेईमानी सामने आई और वो 3 अफसर जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दी थी वो भी पकड़े गए। बादशाह उस दिन बहुत देर तक चुप रहा। वो सोच रहा था। उसने वो कागज निकाला जो मरियम ने उसे मस्जिद में दिया था। उसने उसे पढ़ा, पूरा एक एक शब्द, और पढ़ते पढ़ते बादशाह के चेहरे पर जो बदलाव आया वो दरबार के कई लोगों ने देखा। वो बदलाव क्या था और उसके बाद बादशाह ने क्या किया, ये जानने के लिए आगे का किस्सा सुनना होगा। बादशाह सुल्तान जाबिर उस रात अपने महल में अकेला था। ये उसके लिए असामान्य था। वो आमतौर पर अकेला नहीं रहता था। दरबारी होते थे, सेवक होते थे, मुसाहिब होते थे, मगर आज उसने सबको रुखसत कर दिया। वो उस कागज के साथ अकेला था। वो कागज जो मरियम ने उसे दिया था। उसमें लिखी हर कहानी बादशाह ने पढ़ी। एक बूढ़े किसान की कहानी जिसकी जमीन छीनी गई और वो रो रो कर अंधा हो गया। एक नौजवान की कहानी जिसे बेगार में पकड़ा गया और उसकी बूढ़ी माँ अकेली रह गई। एक विधवा की कहानी जिसके घर पर कब्जा हो गया और वो अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। एक बच्चे की कहानी जो इसलिए स्कूल नहीं जा सका क्योंकि उसके बाप की दुकान बंद हो गई, और बहुत सारी कहानियां। बादशाह ने जब वो कागज खत्म किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये उसकी सल्तनत थी, ये उसके लोग थे, और ये सब उसकी अनदेखी में, उसकी गफलत में हो रहा था। बादशाह उठा। वो महल की छत पर गया। आसमान में तारे थे, रात का सुकून था, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। उसे याद आया उसके बाप ने उसे बचपन में क्या सिखाया था। उसके बाप जो एक नेक बादशाह था, उसने कहा था, जाबिर, बादशाह वो नहीं जो महल में बैठे, बादशाह वो है जो अपनी रियाया के दिल में बसे, और रियाया के दिल में वो बसता है जो उनके साथ इंसाफ करे। वो बात जो उसने बचपन में सुनी थी आज उसे याद आई, और साथ में उस लड़की का जुमला, जहां पनाह आप इस मस्जिद में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, क्या आप अल्लाह को जवाब दे सकते हैं जब वो आपसे पूछे। बादशाह की आंखें भर आई। कितने सालों से उसने रोया नहीं था, कितने सालों से उसकी आंखें सूखी थी, मगर आज उन तारों तले एक बादशाह रोया, अपनी गलतियों पर, अपनी गफलत पर, उन लोगों पर जिनका दर्द उसने नहीं देखा। वो वापस अपने कमरे में आया। उसने वुजू किया और उसने बरसों बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर उसने रोया, ऐसा रोया जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने अल्लाह से माफी मांगी, अपनी गलतियों की, अपनी गफलत की, उन लोगों के हकों की जो उसने अदा नहीं किए। और उस रात उस सजदे में बादशाह का दिल बदल गया। अगली सुबह बादशाह ने दरबार बुलाया। सबसे पहले हारून को जब दरबार में बुलाया गया तो वो आया। उसके चेहरे पर एक नकली इत्मीनान था। वो सोच रहा था कि शायद अभी भी कुछ बच सकता है, मगर बादशाह की आंखें आज अलग थी। बादशाह ने हारून को देखा और उसने जो फैसला सुनाया उसने पूरे दरबार को हिला दिया। हारून को बर्खास्त किया गया। उसकी सारी जायदाद जब्त की गई जो उसने बेईमानी से कमाई थी, और उसे कैद किया गया जब तक उसका पूरा हिसाब न हो जाए। अमीर फारूक जिसने किसानों की जमीनें हड़पी थी उसे भी तलब किया गया। उसकी जब्तशुदा जमीनें वापस करने का हुक्म हुआ और उसे एक भारी जुर्माना लगाया गया जो उन किसानों को मिलना था जिनका नुकसान हुआ था। वो 3 अफसर जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दी उन्हें भी बर्खास्त किया गया। और फिर बादशाह ने मरियम को बुलाया। मरियम दरबार में आई। बादशाह ने उसे देखा और फिर पूरे दरबार के सामने बादशाह ने कुछ ऐसा किया जो उस सल्तनत की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। बादशाह ने कहा, मरियम, तुमने मुझे वो दिखाया जो मेरे अपने दरबारी कभी नहीं दिखा सके। तुमने मुझे आईना दिखाया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह ने आगे कहा, तुम्हारे बाप की जमीन आज वापस की जाएगी और तुम्हारे उस कागज में जिन सब लोगों का जिक्र है उन सब के मामलों की जांच होगी, इंसाफ होगा। मरियम की आंखें भर आई। वो झुकी अदब से और उसने कहा, जहां पनाह, शुक्र अल्लाह का जो इंसाफ करने वाला है। दरबार में बैठे बहुत से लोगों की आंखें भी नम हुई, मगर ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बादशाह के दिल में जो बदलाव आया था
उसका एक और पहलू था, एक ऐसा पहलू जिसने पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। और उस पहलू के लिए आखिरी किस्सा सुनना होगा। उस दिन के बाद सल्तनत में एक नई सुबह आई, मगर वो सुबह अचानक नहीं आई। उसके पीछे एक पूरा सफर था। बादशाह सुल्तान जाबिर उस रात के बाद एक और इंसान था। उसने सबसे पहले एक काम किया, अपने महल से निकलकर अपनी सल्तनत का दौरा किया। बिना किसी ऐलान के, साधारण कपड़ों में, सिर्फ 2 भरोसेमंद सेवकों के साथ उसने अपनी आंखों से देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। भूखे बच्चे, टूटे मकान, थकी हुई माएं, बूढ़े किसान, और उसने हर जगह उन लोगों की आंखों में वो उम्मीद देखी जो किसी ने उनसे कभी नहीं छीनी थी। वो उम्मीद जो इंसान की फितरत में होती है कि एक दिन इंसाफ होगा। बादशाह ने जो देखा वो उसे हिला गया। वापस आकर उसने एक नया दरबार बुलाया। इस बार दरबार में सिर्फ अमीर और वजीर नहीं थे। इस बार उसने उन लोगों को भी बुलाया जो आम तौर पर दरबार में नहीं आते थे, किसान, व्यापारी, मजदूर, आलिम। और उस दरबार में उसने एक ऐलान किया। उसने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ नए कानून बनाए जाएंगे, जुल्म के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ और हर उस चीज के खिलाफ जो अल्लाह के बंदों को तकलीफ देती है। उसने एक इंसाफ दरबार का ऐलान किया जो हर हफ्ते होगा, जिसमें कोई भी, चाहे कितना भी गरीब हो, सीधे आकर अपनी फरियाद पेश कर सकता है। उसने टैक्स कम किया, उतना जितना जरूरी था। उसने उन जमीनों का हुक्म दिया जो गलत तरीके से ली गई थी, उन्हें वापस किया जाए। और उसने एक ऐसी जांच कमेटी बनाई जिसमें ईमानदार और काबिल आलिम और काजी थे जो हर मामले को देखें और इंसाफ करें। ये सब एक नौजवान लड़की की हिम्मत का नतीजा था, मरियम, जो इस सब में थी। उसे जब बादशाह ने अपने दरबार में एक जिम्मेदारी देने की बात कही तो उसने एक बात कही जो सबने सुनी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी जिम्मेदारी मेरे बाप की बेटी होना है। मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बाप की जमीन वापस हो और जिन लोगों का हक मारा गया उन सबको उनका हक मिले। बादशाह ने उसकी बात सुनी और उसने कहा, मरियम, तुमने मुझे एक सबक दिया। मैं चाहता हूँ कि वो सबक इस सल्तनत के लोगों तक भी पहुँचे। मरियम के बाप इब्राहिम को जब खबर पहुंची कि उनकी जमीन वापस हो रही है तो वो सजदे में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी जुबान पर सिर्फ एक बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम की माँ ज़ैनब, जिसने अपनी बेटी को उस लंबे सफर पर भेजते वक्त दुआएं दी थी, उन्होंने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने लंबे सजदे किए। और पूरे क्रियाज़्र में जब ये खबर पहुंची तो लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव वो धीरे धीरे आया। उन महीनों में जब बादशाह के नए कानून लागू होने लगे, सल्तनत में एक अलग माहौल बनने लगा। लोग देखने लगे कि इंसाफ हो रहा है। किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल रही थी, गरीबों की फरियाद सुनी जा रही थी, बेईमान अफसरों को जवाब देना पड़ रहा था। और इस सब में एक चीज सबसे ज्यादा बदली। बादशाह खुद, सुल्तान जाबिर, जो पहले एक सख्त, ठंडे दिल वाला बादशाह था, अब अलग था। वो अब नमाज पढ़ता था 5 वक्त। वो अब हर जुमे से पहले उस कागज को पढ़ता था जो मरियम ने उसे दिया था, ताकि वो याद रखे कि इंसाफ क्या होता है। उसने एक शाही काजी नियुक्त किया जो पूरी तरह से आजाद था। उस पर कोई दबाव नहीं था। वो सिर्फ शरीयत के मुताबिक फैसला करता था। और वो इंसाफ दरबार जो हर हफ्ते होता था, उसमें बादशाह खुद बैठता था, खुद सुनता था, खुद फैसला करता था। एक दिन उस इंसाफ दरबार में बादशाह के सामने एक मामला आया। एक गरीब आदमी था जिसकी एक बड़े अमीर से झगड़ा था। उस अमीर के पास पैसे थे, वकील था, रसूख था। बादशाह ने दोनों की बात सुनी। सच गरीब की तरफ था। बादशाह ने गरीब के हक में फैसला दिया। वो अमीर हक्का बक्का रह गया और वो गरीब, उसकी आंखों में जो था वो देखकर बादशाह की आंखें भर आई। उस गरीब की आंखों में अल्लाह की तरफ से एक नजर थी, एक ऐसी नजर जो कह रही थी, शुक्रिया। बादशाह ने उस लम्हे में फिर से उस रात को याद किया जब वो तहज्जुद में रोया था और उसे महसूस हुआ वो आंसू वो बेकार नहीं गए। अल्लाह ने उसे सुना था और उसे रास्ता दिखाया था एक नौजवान लड़की के जरिए। मरियम, वो वापस अपने गांव चली गई, अपने बाप के पास, अपनी माँ के पास, अपनी जमीन के पास। जाते वक्त बादशाह ने उसे कुछ देने की कोशिश की, सोना, जमीन, कुछ। मरियम ने इनकार कर दिया। उसने बस एक बात कही, जहां पनाह, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, बाप की जमीन। और ये यकीन कि अल्लाह के सामने हर इंसान बराबर है, चाहे वो बादशाह हो या किसान। बादशाह ने उसे जाते देखा। वो एक साधारण लड़की जो साधारण कपड़ों में, साधारण जूतियों में
वापस जा रही थी, मगर उस साधारण लड़की ने एक पूरी सल्तनत बदल दी थी। बादशाह ने उस लम्हे में एक दुआ मांगी। उसने मांगा कि वो उस लड़की जैसी हिम्मत रख सके, कि वो उस ईमान जैसा ईमान रख सके, और वो दुआ, वो सच्ची दुआ कबूल हुई, क्योंकि आने वाले सालों में सुल्तान जाबिर की सल्तनत वो सल्तनत बन गई जिसके बारे में दूसरे बादशाह सुनते थे और कहते थे वहाँ इंसाफ होता है। मरियम अपने गांव में वापस आई, उसके बाप की जमीन वापस आई। उसकी माँ की आंखों के आंसू वो खुशी के आंसू बन गए, और गांव के लोग जिन्होंने उसे जाते वक्त रोका था, मना किया था, अब उसे देखकर मुस्कुराते थे। शेख अब्दुल्ला जिन्होंने उसे पढ़ाया था, उन्होंने मरियम को देखा और कहा, बेटी, इल्म का असली इम्तिहान किताबों में नहीं, जिंदगी में होता है, और तुमने वो इम्तिहान पास किया। मरियम ने उनके पांव छुए, और उस गांव में उस शाम जब सूरज ढल रहा था, एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। इब्राहिम अपने खेत में था, उसके हाथ में कुदाल थी, वो खेत जोत रहा था, वो खेत जो उसका था, जो वापस आ गया था। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी और उसके होठों पर दुआ थी, और मरियम उस खेत के किनारे बैठी सूरज को डूबते देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ उसे मिलता है जो हक के लिए लड़ता है और अल्लाह पर भरोसा करता है। इस किस्से का सबक, ये किस्सा एक नौजवान लड़की का है, मगर इसका सबक हर उम्र के लिए है। पहला सबक, हक की आवाज उठाना ये कमजोरी नहीं, ये ईमान की ताकत है। मरियम गरीब थी, नौजवान थी, अकेली थी, मगर वो डरी नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। दूसरा सबक, जुल्म के सामने खामोश रहना ये भी एक गुनाह है। मरियम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, उसने दूसरों की आवाज भी उठाई। यही इस्लाम सिखाता है। और क्या तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से रोके, अगर नहीं कर सकता तो ज़बान से, अगर नहीं कर सकता तो दिल से, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तीसरा सबक, बादशाह का बदलाव, ये बताता है कि कोई भी इंसान इतना गलत नहीं होता कि वो सुधर न सके। जब दिल में ईमान की चिंगारी हो, एक सच्ची बात उसे जगा सकती है। सुल्तान जाबिर का दिल बदला एक लड़की की सच्ची बात से। चौथा सबक, इल्म, असली इल्म वो नहीं जो सिर्फ किताबों में हो, असली इल्म वो है जो जिंदगी में काम आए। मरियम का इल्म वो उस वक्त काम आया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और पांचवा और सबसे बड़ा सबक, अल्लाह पर भरोसा। जो इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। मरियम ने सोचा भी नहीं था कि एक बादशाह का दिल बदलेगा, मगर अल्लाह की मर्जी थी और वो हुआ। ये किस्सा उन सब लोगों के लिए है जो आज किसी मुश्किल में है, जो जुल्म सह रहे हैं, जो डरे हुए हैं। याद रखो, अल्लाह देख रहा है, और जब अल्लाह देख रहा हो तो इंसाफ जरूर होता है। बस हिम्मत चाहिए और भरोसा।